वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ इनसाइट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स से हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक बयान किए गए हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम फंडामेंटल राइट्स को आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स और नेचुरल राइट्स में क्या फ़र्क होता है। तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हमारे किसी भी एक मुल्क में जो शहरियों को राइट्स दस्तयाब होते हैं या उनको राइट्स दिए जाते हैं, उनको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। यानी कि किसी भी एक स्पेसिफिक कंट्री में उनको कॉन्स्टिट्यूशन उनको गारंटी करता है राइट्स को। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स हैं हम वो फर्दर स्टडी करेंगे कि कौन-कौन से हमारे पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद है हमारे नेचुरल ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो बिना किसी कौमियत यानी कि नस्ल, मज़हब और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लोगों को मुहैया होते हैं। जैसा कि ग्लोबली हमारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मशहूर हैं। तो उन राइट्स में अगर हम देखें कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ आ जाते हैं, तो वो सारे ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। उसके बाद है नेचुरल राइट्स। तो नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हमारे कुदरत या खुदा की तरफ से इंसानों को मुहैया होते हैं, यानी कि वो सदियों से मौजूद होते हैं। यानी कि किसी इसमें ये है कि नेचुरली ये नेचुरल राइट्स बाय नेचुरली लोगों को मुहैया होते हैं। जैसे कि एक फिलोसोफर था जॉन लॉक, तो उन नेचुरल राइट्स को आइडेंटिफाई किया था जिसमें लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी जॉन लॉक के मुताबिक ये नेचुरल राइट्स होते हैं। अब हमारे यहाँ से फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो आर्टिकल 8 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के है। तो लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। तो इसमें जो डिटेल है आप वो खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं इसका मफ़हूम समझाता हूँ कि यानी कि कोई भी ऐसा कोई कानून है जो किसी शहरी के उसके फंडामेंटल राइट्स छीनता है, तो ऐसा कोई कानून अगर बनाया जाता है इन फ्यूचर या बनाया गया है तो वो नल एंड वॉइड कहलाएगा। यानी कि ये पाबंदी आयद करता है कि हमें फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए कानून साज़ी करनी चाहिए। अब मगर इमरजेंसी की सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स सीज़ किए जाते हैं, मगर वो स्पेशल लॉज़ के मुताबिक टेम्परेरी सीज़ किए जाते हैं। अब हमारा आर्टिकल 9 आ जाता है जिसमें सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है। इसमें ये है कि किसी भी शख्स से लाइफ और लिबर्टी जो है वो नहीं ली जा सकती, यानी कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि लाइफ और लिबर्टी को वो प्रोटेक्ट करे, मगर कानून के मुताबिक ली जा सकती है। जैसे कि किसी को फांसी होती है तो वो उसकी लाइफ ली जाती है, मगर एक प्रोसीजर के तहत इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ उसकी फांसी यानी कि असाइन की जाती है। अब हमारा आर्टिकल 10 है जो सेफगार्ड एज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि ये सेफगार्ड कर रहा है किसी भी अरेस्ट और डिटेंशन किसी भी शख्स की। तो इसमें ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो किसी को भी अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई किसी भी शख्स को अरेस्ट डिटेन करता है तो उसके 2 राइट्स हैं बेसिकली। एक राइट ये है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर-अंदर पेश करना होगा, और दूसरा ये है कि वो उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि किस लिए उसको डिटेन या अरेस्ट किया जा रहा है, और उसको राइट है कि वो कंसल्ट करे अपने लॉयर से और लीगल असिस्टेंट हासिल करे। आर्टिकल 10 ए राइट टू फेयर ट्रायल, यानी कि हर शहरी को एवरी पर्सन यानी कि किसी भी शख्स को ये हक हासिल है कि उसका जो ट्रायल हो रहा है, अगर किसी उसको मुकदमे में उसको पकड़ा जाता है तो उसका जो ट्रायल है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और उसमें कोई भी किसी भी चीज़ की कंपल्जन ना हो। यानी कि जो ड्यू प्रोसेस है उसको ड्यू प्रोसेस से गुज़ारा जाएगा। जैसे कि हमारे सीआरपीसी में या सीपीसी में प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरीके से एक ट्रायल चलाया जाता है। उसके क्या डेकोरम होता है केस फाइल करने का, किस तरीके से उसको मजिस्ट्रेट के सामने में क्रिमिनल केसेस में पेश किया जाएगा।
तो वो सारा उसको फेयर ट्रायल है, उसको हक हासिल है कि वो विटनेसेस अपने यानी कि केस में लेके आए, अपने लॉयर को कंसल्ट करे, तो ये सारी चीज़ें ये राइट टू फेयर ट्रायल में आ जाती हैं। आर्टिकल 11 स्लेवरी फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड, यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी भी शख्स को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, ना उससे जो जबरी जो मशक्क़त है वो कराई जा सकती है। इसमें एक ये है कि जो 14 साल का बच्चा अगर अपनी कंसेंट से कहीं पे मुलाज़िमत कर रहा है, मगर कोई भी शॉपकीपर या जो ओनर है, वो उससे कोई हैज़ार्डस एक्टिविटी करवा रहा है, तो वो जो उसकी उसमें उसकी जान जाने की बच्चे की खतरा है कि उसकी जान जा सकती है या किसी बाजू का यानी कि किसी भी बॉडी का पार्ट ज़ाया हो सकता है, तो वो सारा फ़ोर्स्ड लेबर में आ जाएगा, वो सारा फ़ोर्स्ड लेबर कहलाएगा। तो इसमें यही सिर्फ़ सिंपली है कि स्लेवरी फ़ोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 12 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, रिट्रोस्पेक्टिव यानी कि पास्ट में पनिशमेंट। तो इसमें बेसिकली ये है कि अगर कोई ऐसी सज़ा यानी कि जो वो पुराने जुर्म में कोई भी शख्स अगर कोई कन्विक्ट हुआ है, तो उसको नए जो लॉज़ बनाए जाएँगे, उसको नए लॉज़ के मुताबिक सज़ा नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर कोई शख्स जैसे कि हमारे रेप केसेस में फांसी की सज़ा ज़ैनब बिल के बाद फांसी की सज़ा हो गई। तो ये जो सज़ा है, जो हमारे आगे यानी कि केसेस होंगे तो उन पर ये लागू होगी, ना कि जो पिछले मुल्ज़िम थे, जितने सारे जिन्होंने जुर्म किया था, उन पर नहीं होगी। उस वक़्त जो कानून था, तो उस वक़्त उन कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी जाएगी, जो पुराने जितने जुर्म हैं। यानी कि उनको ना तो डिफ़रेंट ना तो यानी कि ज़्यादा सज़ा दी जाएगी। अगर उस वक़्त जैसे कि फ़ॉर सपोज़ 2019 में किसी ने कोई जुर्म किया है, तो उसको उस कानून के मुताबिक दी जाएगी, मगर उसका जो ट्रायल है 2020 में चलता है या 21 में चलता है, तो उस वक़्त फिर न्यू अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, तो 2021 के मुताबिक उसका ट्रायल यानी कि पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। उसको 2019 के मुताबिक ही जो लॉ कहता है पनिशमेंट की, उसको उसके मुताबिक दी जाएगी। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसको फिर फर्दर एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 13 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें ये है कि जो डबल पनिशमेंट हमारे सीआरपीसी में भी बयान किया गया है, सेक्शन 403 में डबल जेओपार्डी उससे डील करता है, और जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है वो कानूनी शहादत आर्टिकल 38, 39 से डील करता है, टच करता है। तो बेसिकली डबल पनिशमेंट किसी भी एक जुर्म की 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। सिंपली अगर कोई शख्स एक मुकदमा चला है और उसको उसमें यानी कि कोई कन्विक्ट हुआ है, तो उसके खिलाफ नया मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, मगर अपील अगर या रिवीजन है तो वो किया जा सकता है। और उसके बाद है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन में ये है, उसका मतलब ये है कि जो भी कोई शख्स है अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, ना कि उसको मजबूर किया जाए कि वो अपने खिलाफ उसको गवाही दे, अपने खिलाफ ही गवाही दे। आर्टिकल 14 इनवॉलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। इसमें ये है कि यहाँ से हमारा एक डिफेमेशन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से निकल रहा है। जैसे कि ये जो आर्टिकल है वो बैरियर रख कर रहा है कि किसी भी इंसान की डिग्निटी या उसकी यानी कि इज़्ज़त को वॉयलेट नहीं किया जा सकता, उसकी इज़्ज़त मजरूह नहीं की जा सकती। तो हमारा यहाँ से डिफेमेशन का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली यहाँ से वो क्रिएट हो रहा है। जो हमारा फिर सीआरपीसी में डिफेमेशन का सारा तरीका बताया गया है कि किस तरीके से डिफेमेशन अगर कोई कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, तो वो सारा डिफेमेशन का केस चलाया जाएगा। आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। इसमें ये है कि हर शहरी को राइट है कि वो कि कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी प्रोविंस टू प्रोविंस या सिटी से टू सिटी जा सकता है। उसको इजाज़त है कि वो कहीं पे भी जा सकता है, मगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस
कोई रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ है, वहाँ पे अगर ममानित है तो वहाँ पे नहीं जा सकता। जैसे कि हमारे मलीर कैंट है, तो वहाँ पे नहीं जा सकता एज़ अ मूवमेंट के लिए। तो वहाँ पे उसको ख़्याल करना पड़ेगा जहाँ पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ की गई हो लॉ की तरफ से। आर्टिकल 15 के बाद है आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसमें ये है कि हर शहरी का हक है कि वो पुरअमन इकट्ठे हो सकते हैं, वो पीसफुली इकट्ठे हो सकते हैं। अगर जैसे कि हमारे प्रोटेस्ट होते हैं वो पीसफुली होते हैं या इवेंट्स होते हैं वो पीसफुली होते हैं, तो वो उनका राइट है कि वो इकट्ठे हो सकते हैं। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें ये है कि जैसे कि हर शहरी का हक है कि वो एक जमात बना सकता है, वो चाहे वो पॉलिटिकल हो सकती है या रिलीजियस हो या नॉन पॉलिटिकल हो, तो वो उसको राइट है कि वो क्रिएट कर सकता है एसोसिएशन या यूनियन। मगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ होती हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फ़ौज के इदारे से जो ताल्लुक़ रखते हैं, वो जॉइन नहीं कर सकते इन एसोसिएशंस को। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिज़नेस और प्रोफ़ेशन। इसमें ये है कि हर वो कारोबार जैसे कि जो लॉ प्रोहिबिट नहीं कर रहा, तो वो शहरी इख्तियार कर सकते हैं ऐसे बिज़नेसेस है। मगर जैसे कि हमारे लॉज़ हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं कुछ ऐसे बिज़नेसेस को। जैसे कि हमारे ड्रग्स का बिज़नेस है या हमारे वेपन्स का है, तो वो आम शहरी नहीं कर सकते, जिसके लिए लाइसेंस ज़रूरी होती हैं, तो अगर लाइसेंस है उनके पास, तो वो इख्तियार कर सकता है उन बिज़नेसेस को। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसमें ये है कि हर शहरी का हक है कि वो यानी कि बिना किसी रोकथाम के वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कर सकता है अपनी। इसमें जो वो अपनी आज़ाद जो राय है वो इख्तियार कर सकता है, तनकीद कर सकता है, मगर कुछ जैसे कि इदारों पर तो नहीं कर सकता वो तनकीद। जैसे कि हमारे स्पेशल लॉज़ हैं वो एग्ज़िस्ट करते हैं, तो जैसे कि हमारी मीडिया है तो वो एक रीज़नेबल तहत के वो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। उसके बाद है आर्टिकल 19 ए, बेसिकली ये अमेंडमेंट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। यानी कि हर शहरी को पब्लिक जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक उसको रसाई हासिल हो सकती है। जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं वो पब्लिक डोमेन्स में आती हैं, तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन है हर शहरी का कि उसको आगाह किया जाए उन पब्लिक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। उसके बाद है आर्टिकल 20 फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसमें ये है कि हर शहरी आज़ाद है कि वो जो मज़हब चाहे इख्तियार कर सकता है, उसकी तबलीग कर सकता है, यानी कि प्रोपोगेट कर सकता है, तबलीग कर सकता है। मगर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो कादियानी हैं, वो यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे इस्लाम को अपने नज़रिए के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक प्रोपोगेट करते हैं। तो बेसिकली उनका कोई अलग रिलीजन नहीं है। हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ आ जाती हैं, जिनका जैसे कि हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, तो इनका अलग से एक रिलीजन है, वो कर सकते हैं। तो अगर जो कादियानी है वो कह दें कि हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो बेशक फिर ये आर्टिकल 20 उनको एक फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन देगा, एक राइट दे रहा है। आर्टिकल 21 सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसमें ये है कि यानी कि कोई भी शख्स को, किसी को कोई भी शख्स मजबूर नहीं कर सकता कि वो कोई चंदा दे या कोई ज़कात दे किसी भी ऐसे रिलीजन के लिए जो उसका रिलीजन नहीं है। बेसिकली हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ आ जाती हैं, उनको कंपेल नहीं कर सकते कि आप कोई स्पेशल टैक्स के दें किसी भी रिलीजन, इस्लाम के लिए हो, या मिनॉरिटीज़ मुस्लिम्स को कंपेल नहीं कर सकते कि वो उनके रिलीजन को कोई सपोर्ट करें। उसके बाद है आर्टिकल 22 सेफगार्ड्स एज़ टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। इसमें ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो फ़ोर्स नहीं किए जा सकते कि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में वो या प वर्शिप जो सेशंस होते हैं जैसे कि हमारे इस्लाम के, वो लें, वो रिसीव करें इन एजुकेशन को। तो यहाँ पे ये आर्टिकल 22
बार दे रहा है कि आप किसी को भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए आप कंपेल नहीं कर सकते या वर्शिप सेशंस के लिए कंपेल नहीं कर सकते अगर उसका नहीं है, अदर देन ओन है। उसके बाद है आर्टिकल 23 प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये है कि हर शहरी का हक है कि वो प्रॉपर्टी बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, ओन कर सकता है, अपने पास रख सकता है। तो ये प्रॉपर्टी के मुताबिक है। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बेसिकली हमारे जो प्रॉपर्टी राइट्स है उनको बता रहा है कि आपके प्रॉपर्टी जो राइट्स होते हैं, आप अगर जब प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं तो वो आप लॉ के मुताबिक एक्वायर करें। मगर उसके लिए आप एक्वायर कर रहे हैं तो एक लीगल ऑथराइजेशन हो और कंपनसेशन आप उनको पे करें जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं। विदाउट कंपनसेशन कोई भी प्रॉपर्टी आप बाय नहीं कर सकते नहीं या नहीं ली जा सकती। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 25 इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, यानी कि जो सारे शहरी हैं वो इक्वल हैं इन आइज़ ऑफ लॉ। जैसे कि हमारी लेडी जस्टिस है, वो उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है ताकि कोई बरतर या कमतर किसी लॉ के सामने नज़र ना आए। सारे बराबर इक्वल सिटीजन्स है। आर्टिकल 25 ए जो है वो अमेंडमेंट है आर्टिकल 25 में बेसिकली। तो ये यहाँ पे राइट टू एजुकेशन है, यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये आईन पाकिस्तान के मुताबिक है। चिल्ड्रेन जो 5 से 16 साल तक हैं उनको, मगर इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये कानून में लिखी हुई है, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो अलग बात है। उसके बाद है आर्टिकल 26 नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस। इसमें ये है कि पब्लिक प्लेसेस पर विदाउट एनी रेस, रिलीजन, सेक्स, रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं रोका जा सकता कि आप पब्लिक प्लेसेस में विजिट ना करें। कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, मगर यहाँ पे मर्द हजरात ख़वातीन के पार्क में नहीं जा सकते। तो ये अलग यहाँ पे है। वहाँ पे एक स्पेशल लॉज या एक बाउंड्री क्रिएट की गई है। तो पब्लिक प्लेसेस में ये है कि आप कोई पाबंदी नहीं है, आप जा सकते थे। मगर ये पेरेंट लॉ है, दूसरे लॉज होते हैं, एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद है आर्टिकल 27 सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। जो हमारे सर्विसेज हैं यानी कि गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं वो मेरिट पर की जाएंगी, वो किसी रेस, रिलीजन या नेपोटिज्म या कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस पर नहीं की जाएगी, उसमें बिल्कुल मेरिट होगी। हमारा ये लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 28 प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। यानी कि जो ज़बानें हैं, जो कदीम ज़बानें हैं या कोई ऐसे कोई कस्टम्स हैं, कल्चर के मुताबिक हैं या स्क्रिप्चर्स हैं, लिटरेचर है, तो वो महफूज किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा और उसको प्रमोट भी किया जाएगा लॉ के मुताबिक। तो यानी कि जो हमारी कदीम ज़बानें हैं या उनका लिटरेचर हमारे पास मौजूद है तो उनको प्रिजर्व किया जाएगा। जैसे कि हमारे म्यूज़ियम में लिटरेचर को प्रिजर्व किया जाता है या कोई ऐसी कोई चीज़ें होती हैं उनको नुमाइश के तौर पर प्रिजर्व किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 8 से लेके बेसिकली आर्टिकल 28 तक हमारे यहाँ पे सारे फंडामेंटल राइट्स यहाँ तक ख़त्म हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब इस चैनल को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।